तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे मुस्लिम लीग, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। मुस्लिम लीग को हम क्या कहते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी कहते हैं। इसको मुस्लिम लीग भी कह सकते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी कह सकते हैं। अब इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो अब क्या है बांग्लादेश में, वहाँ पे किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बनाने का? इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। कि हमें क्या करना? ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बना के रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। और मुसलमानों की राजनीतिक जो अधिकार है उनकी रक्षा करना था। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल बन के उभरी थी। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था, जिसने बाद में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। किसने? मुस्लिम लीग ने। अब बात करें मुस्लिम लीग के गठन की। क्या मुस्लिम लीग के गठन के क्या कारण थे? पहला कारण आता है हमारा बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग के गठन का प्रमुख कारणों में से एक क्या था? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन को देखिए हम। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, कब? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय में दरार पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। जब हमारा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जबकि मुस्लिम नेताओं ने इस चीज़ का समर्थन किया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिससे क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम के बीच की तनाव बढ़ा। तो देख सकते हैं बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदाय में दरार बढ़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चीज़ का विरोध किया, जबकि मुस्लिम नेताओं ने इस चीज़ का समर्थन किया था। अब बंगाल विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे हिंदू मुस्लिम तनाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हिंदू मुस्लिम अलगाव की बात करें तो मुस्लिम नेताओं को लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू प्रधान दल है। क्या? मुस्लिम नेताओं को ये लगता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हिंदू प्रधान दल बन गया है। उन्हें डर था कि कांग्रेस में मुसलमानों की आवाज़ दब जाएगी, उनके राजनीतिक हितों की अनदेखी होगी। जिससे क्या होगा? उनके राजनीतिक हितों की अनदेखी होगी। तो ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति, ये कारण देख रहे हैं मुस्लिम लीग के बनने के कारण। तो ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति, ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए अलग मुस्लिम संगठन को बढ़ावा दिया। मुस्लिम समुदाय को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके राजनीतिक हित कांग्रेस के द्वारा सुरक्षित नहीं किए जाएंगे। या मुस्लिम समुदाय को ये विश्वास दिलाया गया कि उनके जो राजनीतिक हित है वो कांग्रेस के द्वारा सुरक्षित नहीं है। फिर हमारे जो मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता सर सैयद अहमद खान का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने और अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की सलाह दी। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने और अपनी अलग पहचान बनाने की सलाह दी। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने क्या कहा? अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। फिर शिमला प्रतिमंडल की बात करें, 1906 में था जो गया था। तो आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिला। इस मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का जनक कौन था? अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल आर्चबोल्ड। ध्यान रखना, अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल था कौन? आर्चबोल्ड। तो इस प्रतिनिधि मंडल का जनक था। मतलब कि ये सोच किसकी बात करें कि वहाँ लॉर्ड मिंटो से जाके मिलना है, तो ये वाली सोच हमारी प्रिंसिपल आर्चबोल्ड की थी। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। यह घटना मुस्लिम लीग के नींव की आधार बनी थी कि जो हमारे लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला गए थे, यही बात है ना मुस्लिम लीग के गठन की नींव बनी। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना तिथि और स्थान की बात करें तो हमारे 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो बांग्लादेश है, वहाँ पे हमारे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। स्थापना का मुख्य केंद्र की बात करें तो इसके दो केंद्र थे, अलीगढ़ और ढाका। अलीगढ़ और ढाका इसके मुख्य केंद्र थे। सदस्यों की बात करें, संस्थापक सदस्य कौन थे? पहले सदस्य थे हमारे सर आगा खां। फिर अन्य सदस्य थे हमारे ढाका के नवाब
सलीमुल्लाह खां। तो सलीमुल्लाह खां कहते हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। या मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। फिर वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनाए गए और सर आगा खां को 1908 में एक स्थायी अध्यक्ष या परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। नवाब मोहसिन उल मुल्क ये भी अन्य सदस्य थे, संस्थापक सदस्यों में से। और सैयद अमीर अली, ये सभी क्या थे? इसके संस्थापक सदस्य थे। अब बात करें मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या थे, मतलब इसको बनाने के क्या उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य आता है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। पहला उद्देश्य क्या आता है? मुस्लिम लीग के वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। तो ब्रिटिश हुकूमत के समर्थन से मुस्लिम लीग को लाभ दिलाना था कि मुस्लिमों को लाभ तो होना है, लेकिन किसके माध्यम से होना है? ये हमारे ब्रिटिश सरकार की तरफ से। प्रशासन में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ानी। क्या? प्रशासन में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाना। मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करना। कैसे? कि मुस्लिम समाज के राजनीतिक हितों की रक्षा करना, सरकार में उनकी भूमिका को बढ़ाना। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना प्रारंभिक लक्ष्य था लेकिन ये बाद में चेंज हो जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना इसका प्रारंभिक लक्ष्य था। प्रारंभ में लीग ने कहा था कि वह हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देगी, लेकिन बाद में यह पूरी तरह से मुस्लिम अलगाववादी राजनीति का समर्थक बन गया कि मुस्लिम अलग ही रहेंगे, इस नीति के समर्थक बन गया। अब बात करें मुस्लिम लीग की कौन कौन सी घटनाएं और गतिविधियां हुई थी। पहली गतिविधि आती है 1909 की अलग मुस्लिम निर्वाचक मंडल की मांग या गठन, सेपरेट इलेक्टोरेट की। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। या 1908 के जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें उसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट्री सुधार के तहत मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। इससे हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर हुई और मुस्लिम लीग की शक्ति बढ़ी। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में अस्थायी एकता। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और हिंदू मुस्लिम एकता की उन्होंने वकालत की। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मिलकर काम करने की कोशिश की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने मिलकर क्या किया? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मिलकर काम करने की कोशिश की। फिर 1916 का लखनऊ समझौते की बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार से अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग की। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचक मंडल की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग की जो 1909 में उनको अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था, इस मांग को स्वीकार कर लिया और यह मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई। फिर जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी। तो 1930 में जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत सामने आया। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि भारत में मुस्लिमों का अलग राष्ट्र होना चाहिए। भारत में क्या? मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। 1940 में लाहौर अधिवेशन के तहत या लाहौर प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान की मांग की गई थी। क्या? 1940 में लाहौर प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान की मांग की गई। 1940 की पाकिस्तान की मांग की बात करें तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी थी। अब 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी थी और पाकिस्तान का निर्माण हमारे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी के साथ पाकिस्तान का निर्माण भी पूरा हुआ। अब मुस्लिम लीग की भूमिका और प्रभाव की बात करें। पहला प्रभाव आता है हमारे कि मुस्लिम राजनीति का प्रतिनिधित्व। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के राजनीतिक मुद्दों को उठाया, कांग्रेस से अलग एक राजनीतिक ध्रुव या धड़ा बना लिया। अलग निर्वाचक मंडल की मांग की बात करें तो अलग मुस्लिम निर्वाचक मंडल की स्थापना से हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर हुई। इससे क्या होता है? अलग निर्वाचक मंडल बनने से क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर होती है। तो पाकिस्तान निर्माण में भूमिका की बात करें तो 1947 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को पूरा किया और जिन्ना के नेतृत्व में भारत विभाजन होता है। तो इस तरह हमारे मुस्लिम लीग की निष्कर्ष के रूप में देखें तो मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम था। प्रारंभ में ये मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी थी, लेकिन बाद में अलगाववादी संगठन बन गई थी। इसके कारण 1947 में भारत विभाजित हुआ और पाकिस्तान का निर्माण होता है। अब इस टॉपिक के कुछ खास पॉइंट्स क्या थे। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार के समर्थन से मुस्लिम अलग पहचान मिली। 1940 में लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1947 के
विभाजन के साथ मुस्लिम लीग का ये उद्देश्य पूरा हुआ। तो मुस्लिम लीग भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन था, जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने मुस्लिम लीग के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।